शिलालेख हमारे अध्ययन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जब भी इतिहास का अध्ययन होता है तो आपके पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत इतिहास को जानने के लिए बहुत ही बेहतर है। जब पुरातात्विक स्रोत की बात की जाती है तो उसमें भवन, इमारत, शिलालेख, सिक्के ये सब आते हैं। जिस तरह से बच्चों अगर आपको पाषाण युग देखना है तो यहाँ पर आप भीमबेटका के चित्र से पाषाण युग की जानकारी प्राप्त करेंगे। उसी तरह से जब आप हड़प्पा युग में जाएंगे तो वहाँ की जो भी आपके मॉन्यूमेंट वगैरह मिले जैसे बृहद स्थानागार उससे आप जान पाते हैं। उसी तरह से बच्चों जब आप वैदिक युग में आएंगे तो उनके साहित्य से जानकारी मिलती है। और जब आप बच्चों वैदिक युग के बाद महाजनपद युग में आएंगे तो बुद्ध लिटरेचर से जानकारी मिलती है। और इसी तरह से जब मौर्य युग में आएंगे तो मौर्य युग में जानकारी के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत आपके उपलब्ध हैं। और इसमें बच्चों अगर पुरातात्विक स्रोत की बात की जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण अशोक के शिलालेख आते हैं। इसलिए अशोक के शिलालेख को ऐतिहासिक दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी साहित्यिक स्रोत में आता है, बौद्ध और जैन ग्रंथ भी आते हैं। जब अशोक के शिलालेख की बात की जाती है तो यहाँ पर ये प्रश्न उठना आकस्मिक है कि क्यों अशोक को जरूरत पड़ा कि वह शिलालेख को लाए सामने और शिलालेख के माध्यम से वह कहना क्या चाह रहा था। देखो, इस तरह से विश्व में एक पहले भी उदाहरण हो चुका था और ये एक तरह से जनता को संबोधित करने का एक सरल माध्यम था कि जहां जनता गैदर कर रही है, इकट्ठा हो रही है सामूहिक रूप से, वहां पर आप अपने मैसेज को सामने लाएं। और यही कारण था कि अशोक को जब जनता से संवाद करना था तो उसने उन स्थलों पर, उन स्थानों पर जहां पर जनता की गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है वहां पर जो है उसने शिलालेखों को स्थापित करवाया। जब ये शिलालेखों के संदर्भ में चर्चा की जाती है तो यहाँ पर इनके ऐतिहासिक महत्व इस रूप में सामने आते हैं कि जहाँ जहाँ ये शिलालेख प्राप्त हो रहे हैं वहाँ वहाँ अशोक का साम्राज्य होगा। अर्थात शिलालेख क्षेत्र विस्तार को भी बताते हैं, कौन कौन से क्षेत्र शासक में जीते, कहाँ कहाँ के क्षेत्र साम्राज्य में समृद्ध थे। इसके बाद जब इस शिलालेख के है ना वर्णित तथ्य को पाते हैं तब पाते हैं कि आखिर उसने किस तरह का शासन किया और अपनी जनता के साथ उसका क्या संबंध था, क्या वह एक कल्याणकारी शासक था या क्रूर शासक था। ये शिलालेखों में वर्णित तथ्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। बच्चों, जब शिलालेख की भाषा को ध्यान में रखा जाता है तो यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस साम्राज्य में कितने बहुभाषी लोग रह रहे थे या बहुसांस्कृतिक लोग रह रहे थे। जब आप शिलालेखों की भाषा को देखते हैं तो आप पाते हैं कि यह यूनानी भाषा में, ब्राह्मी लिपि में या खरोष्टी लिपि में, अरमाइक में यह प्राप्त है। सबसे ज़्यादा उपयोग ब्राह्मी लिपि का किया गया और इसके अलावा अन्य जो लिपि का उपयोग है यह बताता है कि अशोक के साम्राज्य में विभिन्न भाषाई लोग रहते थे और ये काफ़ी ज़्यादा एक बृहद साम्राज्य था। इसके बाद बच्चों ये स्थान से हमें जानकारी मिलती है कि किन किन स्थानों को अशोक ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समझा और वहाँ पर अपने शिलालेखों के माध्यम से मैसेज देना चाहा। फिर जब आप इसका महत्व देखेंगे, महत्व शिलालेखों का क्या है कि अशोक अगर आज इतिहास में एक महान शासक के रूप में जाना जा रहा है तो इसमें इन शिलालेखों का काफ़ी योगदान है। क्योंकि जब इन शिलालेखों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इन शिलालेखों में जो वर्णित तथ्य हैं वह अपने समय के एक महान शासक का, निसंदेह एक महान शासक का एक तरह से विचार है। जिस तरह से वह अपने शिलालेखों में विभिन्न तथ्यों को सामने लाता है, जैसे अहिंसा या जन कल्याण या जिस तरह से मितव्ययिता या सर्वधर्म सद्भाव के विचार, ये सारे विचार जब हमारे सामने आते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कैसे अशोक एक महान शासक है। तो अशोक को महान शासक के रूप में स्थापित करने में इन शिलालेखों का काफ़ी महत्व है। शिलालेखों के अध्ययन के संदर्भ में बच्चों इन बिंदुओं पर ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब शिलालेखों को हम दो भागों में देखते हैं, एक तो स्तंभ लेख के रूप में और दूसरा शिलालेख के रूप में। शिलालेख में बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख। अब तक जो शिलालेख प्राप्त किए गए लगभग 40 शिलालेख प्राप्त हो गए हैं और ये शिलालेख बच्चों अशोक ने, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, राजाज्ञा या अपने जो भी उसके मैसेज थे वो जनता तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया गया। अब बच्चों यहाँ शिलालेख और स्तंभ लेख में क्या अंतर है? शिलालेख अर्थात वैसे शिलाएं जो पहले से उपलब्ध थी वहाँ पर उसने अपने मैसेज को लाया और स्तंभ लेख अर्थात
स्तंभों को अर्थात पत्थर को काट कर जो स्तंभ बनाए गए उन स्तंभों को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह स्थापित किया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्तंभ जो है लाल बलुआ पत्थर के बनाए गए हैं और ये यूपी में मिर्जापुर क्षेत्र में जो चुनार माइंस है वहाँ से निकाले गए और शिलालेख जहाँ जहाँ उपलब्ध था वहाँ अशोक ने अपने मैसेज दिए। बच्चों, शिलालेख को जब आप खुद महसूस करेंगे तो आप क्या पाते हैं कि जब भी कभी आप अपने नाम को कुछ प्रसिद्ध करना चाहते हैं तो शिलालेखों पे कुछ आप अंकित कर देते हैं। जब पिकनिक वगैरह बच्चे आप मनाने जाते हो तो क्या करते हैं, वहाँ पे अपना नाम वगैरह लेकर चले जाओ। ये क्या है, ये बताता है जब दूसरा कोई जाएगा उस स्थल पर तो देखेगा शिलालेख पे आपका नाम अच्छा है, आप पहले आए थे। तो ये शिलालेख एक तरह से अपने आप को अमर करने की प्रवृत्ति रही है और संभवतः इसी संदर्भ में अशोक ने इसके महत्व को समझा। अब जब शिलालेखों का क्रमगत अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अशोक कितना दूरदृष्टि वाला शासक था, कैसे उसने एक बहुभाषी बहुसांस्कृतिक साम्राज्य में शांति और समृद्धि को सुनिश्चित किया। अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख में और किस अंतर बता दीजिए। हाँ, शिलालेख पत्थर चट्टान जो पहले से ही स्थापित रहते हैं वह है, अर्थात किसी गुफा पहाड़ी इस तरह का वह स्थल है जहाँ पहले से चट्टान है। और स्तंभ लेख जो हम पत्थर के माइंस से निकाल कर और उसको हम अपने अनुसार जगह पर स्थापित करते हैं, वह स्तंभ लेख है। जब शिलालेखों की संख्या देखेंगे तो 14 बृहद शिलालेख, 13 लघु शिलालेख, स्तंभ लेख में बच्चों 7 बृहद स्तंभ लेख और 6 लघु शिलालेख और इस तरह से टोटल मिलाकर 40 हो जाते हैं। ठीक है, स्तंभ लेख एक तरह से मौर्यों की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है कि पत्थर को काट कर एकाश्म पत्थर मोनोलिथिक है ना पिलर और उसको आपने स्थापित किया और उसमें जो पॉलिश है वो पॉलिश हमें भीमबेटका की पॉलिश की याद दिलाती है, यानी चमकदार पॉलिश। और मौर्यों की जब कला संस्कृति आप पढ़ते हैं तो कला संस्कृति का एक नमूना है यह स्तंभ लेख। चूंकि शिला तो पहले से ही स्थापित है। देखो, अशोक का मुख्य उद्देश्य क्या था कि उसके विचार को जनता जाने। अब आप बहुत महान विचार आपके पास है लेकिन आप प्रकट नहीं करेंगे तो लोग कैसे जानेंगे। प्रकट करने के लिए आपको या तो साहित्य कविता है और अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कहीं आप लिख कर आ रहे हैं। अशोक ने वैसे स्थानों को चुना जहां पर जनता गैदर करती इकट्ठा होती है और इस तरह से उसके विचार को जनता समझेगी। तो शिलालेखों का ये एक उद्देश्य है। वेरी ब्रीफली आई एम टेलिंग यू दैट अगर आप शिलालेखों के महत्व को समझेंगे तो इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, इसका एक राज्य के स्वरूप को निर्धारण करने का ही महत्व है कि वह राज्य पुलिस तंत्र था या कल्याणकारी था, वह राज्य बहुभाषा भाषी क्षेत्रों से संबंधित राज्य था या केवल एक धर्म एक जाति का राज्य था। तो ये सारे आयाम आपको शिलालेखों के माध्यम से प्रकट होते हैं। अब बच्चों इन शिलालेखों में वर्णित तथ्यों को देखेंगे और इससे अशोक की महानता को समझ में आएंगे। बड़ी आसानी से आप समझेंगे जब अशोक के पहला बृहद शिलालेख में अहिंसा की बात की गई है, अर्थात किसी भी तरह का हिंसा नहीं करना, जानवरों का भी वध नहीं करना, एक तरह से शांति का संदेश है। लेकिन अशोक एक प्रैक्टिकल शासक था, प्रैक्टिकल रूलर था। उसने पूर्णतः पशु हत्या पर, पशु बलि पर पाबंदी नहीं लगाई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अपने किचन में वह हिरण और मोर मंगा रहा है, अर्थात पशु हिंसा को त्यागने की बात कही, लेकिन यह अशोक का अपना व्यक्तिगत राय था। और इस रूप में उसने राजमहल में हिरण और मोर, यानी 2 मोर और 1 हिरण के आने की अनुमति दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राजमहल के जो अन्य सदस्य हैं, रानी, राजकुमार, अगर वो नॉन वेज खाते हैं
तो जरूरी तो नहीं है कि अशोक के कहने पर छोड़ देंगे। पहला विद्रोह तो घर से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो अशोक एक प्रैक्टिकल शासक था, उसने अहिंसा की बात तो की, लेकिन साथ ही जब हम ये पाते हैं कि उसने अपने महल में हिरन और मोर को आने की अनुमति दी, यानी शिकार करके, तो इसका मतलब वह प्रैक्टिकल शासक था। और वह अपने विचार को थोपता नहीं था, अपने विचार को थोपता नहीं था। वह अहिंसा में विश्वास कर रहा है। वह नॉनवेज खाना पसंद नहीं करेगा या नहीं कर रहा, लेकिन अपनी रानियों के लिए उसने ऐसा नहीं कहा। उनकी अगर इच्छा होगी तो नॉनवेज नहीं खाएंगे, अगर इच्छा होगी तो खाएंगे। या राजकुमार के साथ भी ऐसे ही बात थी। तो आप यहाँ क्या पाएंगे बच्चों कि अशोक एक व्यवहारिक शासक था। जब अशोक के दूसरे शिलालेख को देखते हैं, यहाँ पर क्या पाते हैं, यहाँ पर वो जनता की कल्याण, पशु का कल्याण, इन सबों की बात करता है। यह विश्व के लिए कितना आश्चर्य की बात है। हमारे आर्यावर्त, हमारे इस भारतवर्ष के लिए कितना आश्चर्य की बात है कि आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व एक ऐसा शासक हुआ जिसने शांति का संदेश दिया और केवल मनुष्य तक ही कल्याण सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल खोलने की बात कही। मनुष्य के लिए तो अस्पताल खोले ही गए, पशु चिकित्सा पर भी उसने बल दिया। उसने मानवता के कल्याण के लिए जो रास्ता बताया बड़ा सरल था। मार्ग के दोनों तरफ फलदार वृक्ष लगा दीजिए, इसके अलावा कुएं का निर्माण कीजिए, इसके अलावा रहने ठहरने का सराय वगैरह अगर हो सके तो। ये एक तरह से वैसे सभी पथिक के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जो गर्मियों के समय में ऐसे मौसम में चल रहे हों। और अशोक का यह मानवता कल्याण का संदेश है जिसमें वह मानव और पशु दोनों के हितों की बात करती है, पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे कि जब अशोक के शिलालेख का अध्ययन किया जाता है तो क्या पाया जाता है कि अशोक कितना कल्याणकारी शासक था। अब जब आप अशोक के तीसरे शिलालेख को देखें तो तीसरे शिलालेख में वह युक्त राज्य प्रादेशिक जैसे अधिकारियों की चर्चा करता है। और मौर्य प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी थे इसकी जानकारी इसके शिलालेखों से भी प्राप्त हो जाती है। और राज्य को काफी महत्व देता है, कहता है कि राज्य एक का रोल एक धाय माँ यानी दाई माँ के समान है। मैं अपनी प्रजा को, राजुकों को सौंप कर उतना ही संतोष महसूस करता हूं जैसे एक माँ ढाई माँ को सौंप कर बच्चों को संतुष्ट होती है। यहाँ क्या है, अशोक ने न्याय पर काफी बल दिया। आज हम न्याय मित्र का कॉन्सेप्ट देखते हैं इस आधुनिक युग में। गतिमान कोर्ट और न्याय मित्र, अगर रज्जू को देखा जाए तो लगता है ये उस वक्त अशोक के समय का गतिमान कोर्ट और न्याय मित्र रहा होगा। यह अशोक का एक कॉन्सेप्ट था कि कैसे कोई शासक अगर न्याय नहीं कर पाएगा तो जनता विद्रोह करेगी, इसलिए न्याय पर उसने इतना बल दिया। जब अशोक के शिलालेखों का धीरे धीरे गहन अध्ययन होता है तो अशोक के व्यक्तित्व से संबंधित बहुत सारी बातें हमारे सामने आ जाती हैं। इसके शिलालेखों में एक से बढ़कर एक विजनरी शासक की रूपरेखा दिखती है। जब आप अगला शिलालेख देखते हैं जिसमें कि धर्म महापात्रों की चर्चा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा समाज के व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हैं कि नहीं, यह धर्म महापात्र के देखने का कार्य है। यहां बाध्यता नहीं है, बस ये देखना है कि आप धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं कि नहीं। धर्म का है, प्राचीन काल से ही भारत में धर्म का मतलब है दूसरों की सेवा, मानवता की सेवा। कोई इस मानवता के विपरीत जाएगा तो धर्म महामात्र उसको दंड देंगे। बच्चों, एक ऐसा ही उदाहरण मध्यकाल में मिलता है जब औरंगजेब
मुहत्तसिब नामक धार्मिक टीचर की नियुक्ति करता है। वह मुहत्तसिब लोगों को इस्लाम के अकॉर्डिंग काम करने के लिए बाध्य करते हैं। तो ये एक औरंगजेब का कॉन्सेप्ट था जो रूढ़िवादिता लिए हुए था। लेकिन जब अशोक का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो अशोक के कॉन्सेप्ट में रूढ़िवादिता नहीं है, प्रगतिशीलता है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है ये कि लोगों को आप प्रेरित कीजिए अच्छे कार्य करें, वह किसी भी धर्म का। फिर अशोक के शिलालेख में जब हम छठे शिलालेख को देखते हैं, अद्भुत, अशोक क्या कहता है कि अगर मैं अपने बेडरूम में भी हूं और जनता का कोई चिंता की बात हो तो बेहिचक मेरे पास आ जाओ। अपने दूतों को कहता है, गुप्तचर को कहता है, और आकर मुझे बताओ, चाहे रात के 12 भी क्यों न बजे। आप समझ सकते हैं जनता के प्रति इतना आग्रहशील शासन कहां आपको देखने को मिलता है। आज बड़े बड़े, मैं किसी का ऐसा नहीं, बहुत सारे हमारे कर्मठ अधिकारी हैं, बहुत सारे हमारे समाज में कर्मठ लोग हैं, लेकिन कुछ वैसे भी लोग हैं जिनके दर्शन के लिए जनता तरस जाती है, जिनके ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते जनता थक जाती है। लेकिन यह अशोक ऐसा सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है, जो यह कहता है अपने गुप्तचरों को कि अगर जनता के परेशानी से संबंधित कोई बात हो तो तुम ये मत सोचो कि अशोक सो के जगेगा तब तुम बोलोगे, तुम उसको जगा कर बोलो और रात में 12 बजे भी 2 बजे भी आकर मेरा दरवाजा नोट कर सकते। ये अशोक का देखो छठा जो अशोक का शिलालेख है, यह बताता है कि शासन तंत्र सजग व्यक्ति ही चला सकता है, जागता हुआ व्यक्ति चला सकता है, सोया हुआ नहीं। यही कारण था कि इतने वास्ट एम्पायर को अशोक संभाल कर रख पाया। यह एम्पायर बच्चों काबुल कंधार से लेकर कन्याकुमारी ब्रह्मपुत्रा तक और दक्षिण में केरल सत्यपुत्र, दैट मीन्स जो संगम डायनेस्टी के राज्य दिखते हैं वहां तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। तो इतना भास्ट एम्पायर, इतना बहुभाषी, और आज जिस तरह से आवागमन का साधन उस वक्त नहीं था, कैसे नियंत्रित करता था सब अपने गुप्तचरों के माध्यम से। और गुप्तचरों को एक छूट दिया गया था कि अगर कभी भी जनता के कल्याण से संबंधित कोई बात हो आके मुझे बताओ, चाहे मैं डिनर कर रहा हूं चाहे मैं सो रहा हूं। जब हम लोग 7वां शिलालेख देखते हैं, वहां पर अशोक धर्म में निष्ठा की बात करता है और सभी धर्म में समानता की बात करता है। जब 8वां देखते हैं तो वहां अशोक धम्म यात्रा की बात करता है। ये जो धम्म यात्रा है बच्चों क्या है? भौतिकता पर आध्यात्मिकता की जीत है। आप कितना भी पैसा संग्रह कर लो, मन संतुष्ट नहीं होगा। मन संतुष्ट तब होता है जब आप आध्यात्मिक होते हो। अशोक का यही कहना था कि आप धर्म यात्रा करो। आज बच्चों इसका उदाहरण है, हम सभी जब वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो यह धर्म यात्रा ही है, थोड़ा बहुत पिकनिक भी हो जाती है। तो अशोक का कॉन्सेप्ट अपने टाइम में कितना समय से आगे था, जिसको आज अपना रहे हैं। आज हर देश में इस तरह से होता है कि अगर कहीं यात्रा करना है, पिकनिक करनी है, तो सबसे पहले अपने धार्मिक स्थलों पर जाओ। हर देश के साथ है, रोम में भी होता है, भारत में भी होता है। अभी सबसे ज्यादा पर्यटक अगर आ रहे हैं तो श्री राम लला की दर्शन को आ रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि कैसे हम धर्म यात्रा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई रूढ़िवादिता नहीं है, ये समझना है। अशोक किसी बात को लेकर बहुत आक्रोशित नहीं है, वह तलवार के बल पर कोई बात नहीं कह रहा है, बल्कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी जनता को धम्म यात्रा करना चाहिए। जब आप 9वें शिलालेख को देखते हैं तो अशोक ने समाज की एक ऐसी बुराई को प्रकट किया जो आज भी हमारे समाज को खाया जा रही है। अशोक अपना समय से कितना आगे था,
यह पता चलता है। वह कहता है कि व्यर्थ का दिखावा मत करो। जो तुम सामाजिक समारोह करते हो, शादी ब्याह करते हो, इसमें जो तुम अपने औकात से भी ज़्यादा खर्च कर देते हो, क्षमा करेंगे ये शब्द कहना पड़ रहा है, लेकिन होता है, जो आप बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हो सामाजिक दिखावा के लिए और फर्ज के जाल में फंस जाते हो, ये न करो। अशोक ने कहा कि वैसे सामाजिक समारोह से आप दूर रहें जो बिना मतलब के खर्च को दिखाता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व कहा गया अशोक का बात आज भी हमारे समाज के लिए उतना ही है। जब मुंशी प्रेमचंद के गोदाम को पढ़ते हैं तो लगता है कि अशोक का यह कथन फिर से हमारे सामने जाग गया है। मुंशी प्रेमचंद भी गोदाम में लगभग यही बात को दोहराए कि कभी भी सामाजिक जो है दिखावा ना करो, और अशोक भी अपने टाइम में इन बातों को, और आज भी हमारे समाज में इस बात की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है कि बहुत सारे घर लोन में केवल इसलिए जाते हैं कि या तो बच्चे का छठी करानी है या बिटिया का विवाह कराना है। तो अशोक ने कहा इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। बच्चों, अशोक के शिलालेख एक के बाद एक अशोक के व्यक्तित्व को, उसके डायमेंशन को, उसके विचार को प्रकट करते हैं और बताते हैं कि अशोक विश्व में क्यों महान शासक था, क्यों अशोक द ग्रेट कहा जाता है। ये शिलालेखों के अध्ययन से आप समझ सकते हैं। अशोक केवल अपने विषय में नहीं बल्कि पूरे अपने समाज के विषय में सोचता है, उसे पूरे समाज की चिंता है। इस समाज में व्यक्ति अगर ऋणी हो जाए इसकी भी चिंता है, इस ऋण से वो कैसे बचे इसकी भी चिंता है। इसी तरह से बच्चों अन्य शिलालेख ये भी अशोक के धर्म से संबंधित उसके आग्रह, श्रमण और भिक्षु को दान, आज भी हमारा समाज दान को सबसे महत्वपूर्ण मानता है।